हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का जो फर्स्ट पेपर है। प्राचीन इतिहास जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास है, उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है यानी कि स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज, ये पेपर का नाम है। और इसी पेपर के अकॉर्डिंग यानी इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आज के इस वीडियो में यूनिट 3 को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो यानी कि फर्स्ट पेपर का एंशिएंट हिस्ट्री के फिफ्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया का आपने सिलेबस नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के फिफ्थ सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का जो कहते हैं सिलेबस है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट पेपर के यूनिट 3 को, जिसमें हमें पढ़ना होगा राज्य की उत्पत्ति, राज्य के उत्पत्ति के विषय में और राज्य के प्रकार जो है उसके विषय में पढ़ना है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में यूनिट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे, या फिर ये क्या चीज़ है इसके विषय में। तो राज्य की उत्पत्ति जो है पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक जो थे उन्होंने विचारकों ने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत दिए हैं, 4 सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्राचीन भारत के राजनीतिक जो विचारक थे, राजनीतिक विचारों में 4 सिद्धांत का उल्लेखनीय मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्या कौन कौन से सिद्धांत है जो कि निम्न प्रकार से हैं? कौन कौन से? तो पहला दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा इसी तरीके से सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तीसरा है युद्ध मूलक सिद्धांत, और चौथा है इसी तरीके से कि विकासवादी सिद्धांत। तो इस तरीके से चारों सिद्धांत थे। अब एक एक सिद्धांत को हम देखते हैं कि सिद्धांत में क्या बात कही गई। तो सबसे पहला जो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत में क्या बात कही है? तो यह प्राचीनतम सिद्धांत है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि राज्य की जो स्थापना हुई है वो आरंभ में ही ईश्वर ने की है। किसने किया है? ईश्वर ने किया। यहाँ तक कि यहूदी धर्म ग्रंथों में यह उल्लेखनीय मिलता है कि ईश्वर ने स्वयं आकर राज्य स्थापित किया है। तो यानी कि यहूदी जो धर्म ग्रंथ है उसमें यह उल्लेखित मिलता है कि ईश्वर ने स्वयं आकर राज्य स्थापना की है। आगे हम देखते हैं अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार भी यह पाया गया है कि ईश्वर ने किसी दैवीय पुरुष को प्रेषित कर यानी कि भेजकर राज्य की रचना की है। जैसे राज्य की रचना की है, इस तरीके से यानी कि इस चीज़ के उल्लेख मिलते हैं। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में यह इस बात पर जोर दिया गया है कि इसमें भगवान या फिर ईश्वर जो है वो राज्य की उत्पत्ति स्वयं किए हैं। आगे इसी में देखते हैं बाइबल में उल्लेखनीय मिलता है, बाइबल में भी उल्लेखित मिलता है कि प्रत्येक आत्मा या मनुष्य सर्वोच्च शक्तियों के अधीन है, सर्वोच्च शक्तियों के अधीन है। और वो सर्वोच्च शक्ति के अधीन शक्ति कौन है? ईश्वर जो है, तो वो राजा के अधीन होता है। तो राजा या राज्य को ईश्वर ने जन्म दिया है। तो राजा या राज्य को ईश्वर ने ही जन्म दिया है, या राजा को राज्य करने की सत्ता ईश्वर ने ही दी है। राजा जो होता है, राजा या राज्य को ईश्वर ने ही जन्म दिया है, और राजा को राज्य की जो सत्ता करने का अधिकार दिया गया है या फिर शक्ति जो प्रदान है वो ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त है। आगे हम देखते हैं, इस तरीके से हमने देखा कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि ईश्वर के द्वारा किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति की गई है, राजाओं का उत्पत्ति किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। आगे हम देखते हैं दूसरा जो सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसमें क्या है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत में पारंपरिक जो सामाजिक समझौते होते हैं उन पर आधारित यह चीज़ विकसित हुआ है, यानी कि यह सिद्धांत पारस्परिक जो समझौते के आधार पर यह चीज़ें बताई गई है। तो इस संबंध में जो ऐतरेय ब्राह्मण सर्वप्रथम रूप में हमारे समक्ष आता है, यानी कि जो ये है ऐतरेय ब्राह्मण सर्वप्रथम रूप में हमारे समक्ष आता है। इसके अंतर्गत इस प्रकार प्रसंग आता है कि प्रजापति जो होते हैं, प्रजापति के नेतृत्व में सभी देवताओं ने मिलकर इंद्र भगवान को संकेत करके यह कहा कि देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं, यानी कि इंद्र भगवान है वो सब शक्तिशाली हैं, ऐसा इंगित करते हुए कहा। तो सबके अधिक यानी सबने अधिक पूर्ण और साहसी, यानी कि सब में जो सबसे अधिक पूर्ण और साहसी वे थे इंद्र भगवान को कहा गया। अतः हमें इनको अपना राजा स्वीकारना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार के इस तरीके से मतलब कि ये उल्लेखित मिलता है कि भगवान ने प्रजापति के नेतृत्व में सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर इंद्र भगवान की ओर संकेत करते हुए यह कहा कि इन्हीं सभी लोगों ने बताया कि ये सब शक्तिशाली हैं और सबसे अधिक पूर्ण और साहसी हैं, अतः इनको सभी राजाओं ने मिलकर राजा स्वीकार किया, सभी मतलब कि लोग मिलकर राजा के रूप में इन्हें स्वीकारा। तो एक प्रकार से इस तरीके के सिद्धांत को ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहा गया है। आगे हम देखते हैं और जो है, तो इसी में अभी और देखते हैं कि इस प्रकार से देवताओं ने आपस में मिलकर क्या किया? सामूहिक स्वीकृति से इंद्र को राजा अपना स्वीकार किया, यानी कि इंद्र भगवान को राजा के रूप में सामाजिक समझौते सामूहिक जो स्वीकृति के अनुसार ही इंद्र भगवान को राजा के रूप में नियुक्त किया गया या लोगों ने स्वीकारा। तो इस तरीके से सामाजिक समझौते का सिद्धांत रहा। इसी में यानी कि इसका जो उल्लेख मिलता है महाभारत में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ये मिलता है। महाभारत के अंतर्गत शांति पुराण यानी कि महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व के 67वें अध्याय में यह संकेत मिलता है, इस चीज़ का प्रमाण मिलता है, उल्लेख हुआ है। आगे हम और चीज़ें देखते हैं।
युद्धमूलक सिद्धांत जो अगला है युद्धमूलक सिद्धांत, इसके विषय में देखते हैं। तो ये क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य संस्था एवं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक जो अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अनुसार आवश्यकता से विवश होकर राजा का प्रादुर्भाव हुआ था। वहाँ लिखा है कि देवों और असुरों का जो युद्ध हुआ था, यानी कि युद्ध हो रहा था, उसमें असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। इसका रीजन क्या बताया देवताओं ने? तो इसका देवताओं ने रीजन बताया क्योंकि हमारा कोई राजा नहीं है, इसी कारण असुर यानी कि हमसे जीत जाते हैं। अतः हम सभी राजा, यानी कि हम लोगों में हम भी राजा बना दे। इससे क्या होगा कि इससे हम फिर असुरों को भी परास्त कर पाएंगे। तो इसे सबने स्वीकारा। तो इस तरीके से युद्धमूलक सिद्धांत था, यानी कि युद्ध के बाद ये चीज़ अनुभव किया गया कि एक राजा होना चाहिए, नहीं तो हम बार बार परास्त होंगे और हमें बार बार पराजय का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से एक राजा होना चाहिए, राजा का एक सिद्धांत आता है, यानी कि युद्धमूलक सिद्धांत। तो इसे इस तरीके से हमने देखा युद्धमूलक सिद्धांत क्या था कि इसमें यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य संस्था एवं राजा की उत्पत्ति के संबंध में एक अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अनुसार आवश्यकता से विवश होकर राजा का प्रादुर्भाव हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है। वहाँ लिखा है कि देवों और असुरों में युद्ध हो रहा था, असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इस पर देवताओं ने कहा क्योंकि हमारा कोई राजा नहीं था, इसी कारण असुर हमसे जीत जाते हैं, हम भी राजा बना ले। तो इसे सबने स्वीकार लिया और यही क्या है? युद्धमूलक सिद्धांत है। आगे हम देखते हैं अगला जो सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। यानी कि इस संबंध में सबसे प्राचीन निर्देश अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि इस संबंध में सबसे प्राचीन निर्देश अथर्ववेद में मिलता है। इसमें क्या है कि इस सूक्त के अनुसार राज्य संस्था या समाज क्रमिक विकास का परिणाम होता है। जो राज्य संस्था होता है वो राज्य संस्था या समाज क्रमिक विकास का परिणाम होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य संस्था जब नहीं था, उससे पूर्व क्या हुआ करता था कि राज्य विहीन, यानी कि पूर्व क्या होता था? विराट क्या होता है? राज्य विहीन या अराजकता जब थी, अराजकता की दशा में, तो उस दशा के होने पर यह भय हुआ कि यही दशा सदा रहेगी क्योंकि यह सदा, यानी कि यह जो दशा है वो भयानक थी। अतः उत्क्रांति होकर गार्हपत्य संगठन बने। मनुष्यों का सबसे पहला जो, यानी कि देखा गया जो इस सिद्धांत में, विकास सिद्धांत में, कि मनुष्यों का सबसे जो पहला संगठन था परिवार के रूप में था। उसके बाद पारिवारिक दशा में उन्नति होकर आहवनीय दशा बनी आई। इस दशा में गृह परिवारों के स्वामित्वों में यानी कि गृहपतियों का एक स्थान हुआ करता था, एक स्थान पर आवाहन किया जाता था। ठीक है। और इसी तरीके से आवाहनीय ग्राम में उत्क्रांति होकर दक्षिणाग्नि दशा आई। उसके बाद दक्षिणाग्नि दशा में से उत्क्रांति होकर सभा और समिति संस्थाओं का निर्माण हुआ और इस प्रकार अथर्ववेद के अनुसार राज्य संस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। तो इस तरीके से, यानी कि इसमें बताया गया, कुल कहने का मतलब कि विकासवादी सिद्धांत में कि पहले, यानी कि जब ये राज्य संस्था नहीं थी, इससे पहले जब अराजकता थी, तो ये मतलब कि जब कुछ भी नहीं था संस्था, तो लोगों को डर लगता था कि कहीं पर आक्रमण या कुछ भी हुआ तो दिक्कत हो सकती। तो धीरे धीरे संगठन होने लगा। तो सबसे पहली और जो सबसे छोटी इकाई बनी संगठन की, वो परिवार बना। परिवार के बाद थोड़ा और बढ़ा तो ग्राम आया। उसके बाद और जब बढ़ा तो सभा, समिति। इस तरीके से एक प्रकार से फिर उसके बाद जिस राज्य का सिद्धांत है, इस तरीके से राज्य संस्था का निर्माण हुआ। किसके थ्रू? विकासवादी सिद्धांत के आधार पर। तो इस तरीके से हमने देखा विकासवादी सिद्धांत क्या होता है। आगे हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो 4 सिद्धांत दिए गए थे राज्य की उत्पत्ति के विषय में, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और जो अगला है युद्धमूलक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। ये 4 तरीके के सिद्धांत इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं प्राचीन भारत में राज्य के विभिन्न प्रकार, यानी कि राज्य जो है उनके कौन कौन से प्रकार थे प्राचीन काल में। तो इसमें देखा जाए तो राज्य शास्त्र, यानी कि राज्य शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत निम्न प्रकार के राज्य पाए जाते थे। कौन कौन से? जैसे गणराज्य, कुल राज्य आदि बहुत सारे हैं। तो उसको हम एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणराज्य। तो गणराज्य क्या है? इस कोटि के अंतर्गत वे राज्य आते हैं, ऐसे राज्य आते हैं जिसका कि संचालन किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ना होकर, एक व्यक्ति विशेष के आधार पर ना होकर, एक समूह द्वारा किया जाता है। एक समूह के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। तो गणराज्य क्या है? इस कोटि में के अंतर्गत राज्य आते हैं, वे राज्य आते हैं जिनका कि संचालन किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ना होकर एक समूह द्वारा किया जाता है, उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे कि अमरकोश, इसमें मतलब कि जो अमरकोश, महाभारत या अवदान शतक गणराज्य के विषय में व्याख्या करते हैं, इसमें उल्लेखित मिलता है। इस प्रकार के उल्लेख से यह विदित होता है कि प्राचीन भारत के अंदर भी प्रजातांत्रिक शासन पद्धति विद्यमान थी। तो प्रजातांत्रिक शासन पद्धति विद्यमान थी, इससे पता चल जाता है। आगे हम, तो इस तरीके से हमने देखा गणराज्य क्या होता है कि इसमें एक किसी विशेष व्यक्ति के आधार पर ना होकर बल्कि एक समूह के आधार पर राज्य शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें हम कई सारे, यानी कि जो इसमें मुख्य भाग हैं, तो जैसे गण तथा संघ क्या होता है? तो इन दोनों शब्दों का समान राजनीतिक स्थिति का बोध होता है। इसमें क्या मतलब क्या है? इन दोनों शब्दों से समान राजनीतिक स्थिति का बोध होता है। ये शब्द
ये शब्द भी एक प्रजातांत्रिक शासन पद्धति है, यानी कि प्रजातांत्रिक शासन पद्धति की ओर संकेत करते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है साम्राज्य क्या है। एक शक्तिशाली राजा जो होता है अथवा राज्य, एक शक्तिशाली राजा अथवा राज्य के अधीन कई राज्यों से मिलकर साम्राज्य बनता है, और साम्राज्य के शासन को ही सम्राट कहा जाता है। तो साम्राज्य के जो शासक होते हैं उनको सम्राट कहते हैं। तो एक शक्तिशाली राजा या राज्य के अधीन कई राज्यों से मिलकर बनता है, जो एक शक्तिशाली होता है, तो कई राज्यों के मिल से वो बनता है, तो जिसे साम्राज्य कहा जाता है, और साम्राज्य के ही शासक को सम्राट कहा जाता है। आगे हम देखते हैं तीसरा जो है राज्य, संघ और सम्मिलित। इसमें क्या, प्राचीन भारत में राज्य, संघ तथा सम्मिलित राज्य भी थे। उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचालों ने मिलकर शासक के अधीन अपना सम्मिलित राज्य कायम किया था। तो प्राचीन भारत में राज्य, संघ तथा सम्मिलित राज्य भी थे, मतलब कि प्राचीन भारत में राज्य संघ थे और सम्मिलित राज्य भी थे, और उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचालों ने मिलकर एक शासक के अधीन अपना सम्मिलित राज्य कायम किया। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं ये क्या चीज़ है। आगे हम देखते हैं इसी में दक्षिण भारत में राज्य कैसा था। तो अति प्राचीन काल में दक्षिण भारत के इतिहास जो थे मुख्यतः छोटे गणराज्यों एवं जगीरों का इतिहास है। किसका है, तो अति प्राचीन काल में दक्षिण भारत का इतिहास मुख्यतः छोटे गणराज्यों और जगीरों का इतिहास है। कुछ अल्पकालों में को छोड़कर वहाँ एक ही सत्ताधिकारी के हाथों में अधिकांश सत्ता के केंद्रीकरण वाले सम्राट अथवा बड़े साम्राज्य न थे। मतलब कि कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ ही लोग थे जिनके पास एक सम्राट मतलब कि साम्राज्य के रूप में एक क्षेत्र था, लेकिन और बाकी जो जितने भी राज्य थे वो बहुत छोटे छोटे रूपों में थे। तो इस तरीके से हमने देखा दक्षिण भारत में राज्य किस तरीके। अब देखते हैं राज्य यानी कि प्राचीन भारत में राज्य के जो विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहला देखा गणराज्य। अब हम देखते हैं आगे का जो दूसरा जो है स्वराज्य। इसे देखते हैं। स्वराज्य क्या है। स्वराज्य शासक वे थे जिनकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ की होती थी, यानी कि इन स्वराज्यों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था, और सब शासक कुलों यानी कि सब जो शासक कुलों की स्थिति का एक समान मानी जाती थी, यानी कि स्थिति जितने भी शासक कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि स्वराज्य क्या होता है। स्वराज्य शासक वे थे जिनकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ की होती थी। इन स्वराज्यों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था, और सब शासक कुलों की स्थिति जो थी एक समान मानी जाती थी। आगे हम देखते हैं, और इसमें है जो तीसरा प्रकार है, यानी कि राज्य के जो तीसरा प्रकार है वैराज्य। वैराज्य क्या है। वैराज्य जनपद वे जनपद कहलाते हैं जहां जनता स्वयं शासन करती थी, और जिसमें कोई राजा नहीं होता था। यह संभवतः गणतंत्र जनपदों का परिचालन है। तो वैराज्य ऐसा मतलब कि जनपद जहां पर जनता स्वयं शासन करती हो, कोई राजा ना हो, तो उसे वैराज्य कहते हैं। इसी तरीके से हम चौथा देखते हैं राज्य क्या होता है। तो राज्य जो है जिसके मध्य प्रदेश के कुरु पांचाल आदि जनपद जो राज्य कहलाते थे, यानी कि आदि जो जनपद राज्य कहलाते थे। तो मध्य प्रदेश के कुरु पांचाल आदि जनपद राज्य कहलाते थे। कि राजा जो होता है, राजा का राज्य प्रायः सम्राट के साम्राज्य से छोटा होता था। राजा का राज्य प्रायः सम्राट के साम्राज्य से छोटा होता था। इसी में अब आगे हम देखते हैं भोज्य क्या होता है। भोज्य के विषय में पढ़ते हैं। तो महाभारत के अंतर्गत जिन विभिन्न शासकों का उल्लेख किया गया है, यानी कि महाभारत के अंतर्गत जिन शासकों का उल्लेख किया गया उनमें भोज्य जो होता है, यानी कि भोज उसे कहते हैं। तो भोज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय मिलता है उल्लेखनीय। इस प्रकार की शासन प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक शासकों को शासन का अधिकार था। यानी कि जो भोज्य होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार की शासन प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक शासकों का अधिकार था। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो अगला यानी कि राष्ट्रीय शासन प्रणाली। इसके विषय में देखते हैं राष्ट्रीय शासन प्रणाली। इसमें कैसे हुआ, तो यह एक प्रजातंत्रीय शासन हुआ करता था, प्रणाली होता था। इसके अंतर्गत राजा का पद जो होता था वंशानुगत नहीं होता था। इसके यानी कि इनके राजा का निर्वाचन एक मंडल द्वारा कराया जाता था या होता था। आगे हम देखते हैं इसी में द्वैध राज्य क्या है। तो द्वैध राज्य क्या है, तो इसके विषय में देखते हैं। तो इस प्रकार के शासन प्रणाली में दो शासकों का शासन होता था। तो द्वैध राज्य जो होता है इसमें दो शासकों का राज्य शासन हुआ करता था। आगे देखते हैं जो अगला टाइप है राज्य का। तो राज्य का जो अगला प्रकार है तो कुलीन राज्य जो है इसके विषय में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि शासन व्यवस्था जो होती है, इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था शासनात्मक सत्ता किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में ना होकर किसी समूह के हाथ में होता है। किसी समूह के मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उस ग्रुप के द्वारा यानी कि राज्य चलाया जाता है। तो इस शासन यानी कुलीन राज्य क्या होता है, जिसके अंतर्गत शासनात्मक सत्ता जो होता है किसी विशेष व्यक्ति के पास नहीं होता, ना होकर किसी समूह के हाथ में होता है। आगे देखते हैं जो अगला है अराजक राज्य। तो अराजक राज्य क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राजा नहीं था, यानी कि कोई भी व्यक्ति के रूप में निर्धारित नहीं होता था। यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई राजा हो, ऐसा यानी कि कोई भी व्यक्ति राजा के रूप में नहीं था।
तो उन लोगों का जो मत था कि धार्मिक ग्रंथ एवं नीति शास्त्र की मान्यताओं का पालन करने से राज्य का कार्य उतनी ही राज्य का जो कार्य है उतनी ही व्यवस्था से चल सकता है, उतनी ही व्यवस्था से चल सकता है जितना कि राजा होने से। तो इसमें क्या मानते थे कि राजा ना हो कोई दिक्कत नहीं है, राजा को नहीं होने की जरूरत है। यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों और नीति शास्त्रों का पालन करना तथा राज्य का कार्य उतनी ही यानी कि पालन करने से ही राज्य का कार्य उतनी ही व्यवस्था से चल सकता है जितनी कि राजा के होने से। तो बस अपने अपने धर्मों का पालन कीजिए, बस इसी चीज़ का यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अराजक राज्य हुआ। आगे हम देखते हैं जो अगला राज्य के प्रकार में है राजन्य शासन प्रणाली। इस प्रकार की शासन प्रणाली के अंतर्गत यानी कि बताया गया इस प्रकार की शासन प्रणाली में यह अनिवार्य समझा जाता था कि शासक का गद्दी पर बैठने से पूर्व राज्याभिषेक किया जाए। यह निर्धारित किया जाता था, अनिवार्य समझा जाता था कि राज्य को शासक की गद्दी से पहले बैठने से राज्याभिषेक किया जाए। सभी शासक इस प्रकार शपथ लेते थे कि धर्मपूर्वक शासन का संचालन करेंगे। तो धर्मपूर्वक शासन का संचालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी राज्याभिषेक कराना शासन की गद्दी पर बैठने से पूर्व। आगे हम देखते हैं जो राज्य यानी कि प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्य क्या थे। तो प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्य क्या थे, इससे पहले हमने देख लिया कि कितने तरीके के राज्य थे, राज्य के प्रकार जो थे उन सभी को हमने विस्तृत रूप में बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्य क्या है। तो पहला देखते हैं समाज में शांति व्यवस्था लाना, शांति एवं स्वास्थ्य यानी कि व्यवस्था की स्थापना करना, शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करना। अगला देखते हैं सर्वांगीण भौतिक एवं नैतिक विकास करना। ठीक है, आगे देखते हैं समाज की रक्षा करना। तो ये बहुत सारे जो यानी कि बहुत सारी मुख्य बातें हैं कि समाज के उद्देश्य के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाज जो हो, समाज में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना हो, सर्वांगीण भौतिक एवं नैतिक विकास हो, समाज की रक्षा हो। ये राज्य का जो मुख्य विशेषता है, ये मुख्य मतलब उद्देश्य है। आगे देखते हैं प्राचीन भारत में राज्य के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं प्रमुख कार्यों में तो सामाजिक कार्य यानी कि हर एक राज्य का सामाजिक कार्य होता है। उसमें देखेंगे सबसे पहला जो सामाजिक कार्य में देखते हैं स्वधर्म की रक्षा यानी कि अपने अपने धर्म की रक्षा करना, दोषों से समाज की रक्षा करना यानी कि दोषों से समाज की रक्षा करना, ब्रह्म शत्रुओं से समाज की रक्षा करना, शिक्षा व्यवस्था की समुचित संपादन करना यानी कि शिक्षा की व्यवस्था मतलब कि बनाए रखना। तो इस तरीके से हमने देखा कि शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा का उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। आकस्मिक संकटों के समय समाज की रक्षा एवं उसकी सहायता करना। तो इस तरीके से सामाजिक कार्य में स्वधर्म रक्षा, दोषों से समाज की रक्षा, ब्रह्म शत्रुओं से समाज की रक्षा, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, आकस्मिक संकट में समाज की रक्षा और उसकी सहायता कर सके राजा। तो इस तरीके से राज्य के कुछ उद्देश्य थे। आर्थिक कार्य के देखते हैं, आर्थिक कार्य में कर संचय जो होता है ये है इसका कार्य, और आर्थिक विकास करना। ठीक है, उसके तरीके से देखते हैं धार्मिक कार्य भी होते हैं, न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, प्रजाहित कार्य। तो बहुत सारे कार्य होते हैं राज्य के। तो राज्य के ये सभी इंपॉर्टेंट कार्य हैं। आपसे क्वेश्चन इससे यानी पूछ सकते हैं कि कि प्राचीन भारत में राज्य के प्रमुख कौन कौन से कार्य थे। तो आप बता सकते हो सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य के अंतर्गत, धार्मिक कार्य के अंतर्गत, न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, प्रजाहित कार्य आदि बहुत सारे कार्य थे। तो इन सभी कार्यों के विषय में हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत क्या थे इसके विषय में देखते हैं। तो प्राचीन राजशास्त्रियों ने राज्य के 7 अंग गिनाते हैं। प्राचीन शास्त्रियों का मतलब नहीं है, यहाँ के सप्तांग सिद्धांत जो है इस चीज का जो सिद्धांत दिया है वो कौटिल्य जी ने दिया है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया और उन्होंने 7 अंग के रूप में बताया कि राज्य एक शरीर है और इस शरीर के 7 अंग हैं। कौन कौन से? राजा का होना, अमात्य, जनपद, पुर, कोष, दंड, मित्र, इस तरीके से 7 मुख्य अंग बताए हैं राज्य के। तो राज्य में राजा होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, पुर होना चाहिए, कोष होना चाहिए, दंड, मित्र। तो इस तरीके से कुछ यानी कि ये 7 अंग हैं जिसके बिना राज्य अधूरा होता है। अगर कोई भी कमी है तो राज्य अधूरा माना जा सकता है उनके हिसाब से। तो राज्य के मुख्य ये 7 अंग हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है। आगे हम देखेंगे मतलब कि अगले यूनिट में हमें पढ़ना है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के विषय में ही पढ़ना है, जो कि कौटिल्य जी ने दिया, उसको विस्तृत रूप में डिटेल में अध्ययन करना है। तो हम आगे इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इन सभी टॉपिक्स को। ठीक है, अभी हम फिलहाल इतना ही देखते हैं। आगे हम देखते हैं वैदिक युगीन राज्य की प्रकृति। तो वैदिक युगीन राज्य की प्रकृति क्या है इसके विषय में देखते हैं। तो वैदिक युगीन जो राज्य की प्रकृति थी, तो राज्य की 7 प्रकृतियां उपरोक्त अनुसार हैं, जैसे कि पहले ही बता दिया उस समय की इस तरीके की व्यवस्था थी। तो इसमें देखते हैं जिनकी चर्चा कौटिल्य ने विस्तृत रूप में किया है। इसमें कौन कौन से? जैसे कि राजा, अमात्य, जनपद, पूर्व या दुर्ग कहते हैं, कोष, सेना या बल या दंड इसे बोलते हैं, और मित्र। इस तरीके से 7 चीजों की 7 यानी प्रकृतियों का वर्णन किया गया था। आगे हम और देखते हैं इसी में अगला जो टॉपिक है अंतरराज्य संबंध के मंडल सिद्धांत। ये क्या है? प्राचीन भारत में अंतरराज्य संबंधों का एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार मंडल सिद्धांत था। कौटिल्य ने एक प्रकार के शक्ति संतुलन को प्राप्त करने के लिए मंडल सिद्धांत का अर्थशास्त्र में विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया। मंडल सिद्धांत को प्रणेता वास्तव में उसनस अथवा शुक्राचार्य जी को माना जाता है। तो इस तरीके
तो अब प्राचीन भारत में अंतर्राज्य संबंधों का महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार मंडल सिद्धांत था। कौटिल्य ने एक प्रकार के शांति संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक मंडल सिद्धांत अपने अर्थशास्त्र में विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किया। मंडल सिद्धांत का प्रणेता वास्तव में शुक्राचार्य जी को माना जाता है। इस तरीके से हमने मंडल सिद्धांत के विषय में देखा। अब हम देखते हैं, मतलब कि इस तरीके से हमने इस तरीके से देखा यूनिट 3 जो था, यूनिट 3 में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी चीज़ों को देखा। राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत कौन से थे, राज्य के प्रकार क्या थे, राज्य के उद्देश्य क्या है, राज्य के प्रकार, राज्य के सप्तांग सिद्धांत आदि बहुत सारे टॉपिक्स को हमने देखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन, या फिर ऐसा बन जाए कि राज्य के प्रमुख कार्य या फिर उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने यूनिट 3 के यानी कि यूनिट 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट थे टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को देख लिया। अगर आपने इससे पहले यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है, स्टेट इकोनॉमी सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया जो है, यानी कि फर्स्ट पेपर, ये 5th सेमेस्टर का जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है, स्टेट इकोनॉमी सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया का सिलेबस नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इससे संबंधित जितनी भी वीडियोज़ हैं, इसका प्रीवियस ईयर पेपर और इसका सिलेबस या फिर इससे जो भी अन्य यूनिट है उन सभी की वीडियोज़ का वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में। आप उन वीडियोज़ को भी आप बेहतर तरीके से देखकर अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ये कितने इंपॉर्टेंट यूनिट है और किस तरीके से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।